हर पार्टी का यही है हाल, आवाज उठाने पर देते हैं निकाल। आंतरिक लोकतंत्र से नहीं किसी का वास्ता, आपने भी दिखाया बाहर का रास्ता। खामोश, यहाँ बोलना मना है। जी हाँ, क्या कोई अकेला व्यक्ति कोई पार्टी खड़ी कर सकता है, एक संगठन खड़ा कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि कई लोगों की मेहनत और विचारधारा से होता है एक विश्वास का निर्माण। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि एक समय पर एक व्यक्ति समझने लगता है कि अहम ब्रह्मास्मि? हर पार्टी का यही है हाल, आवाज उठाने पर देते हैं निकाल। आंतरिक लोकतंत्र से नहीं किसी का वास्ता, आपने भी दिखाया बाहर का रास्ता। खामोश, यहाँ बोलना मना है। दरअसल हर पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की लंबी चौड़ी परिभाषा दी जाती है, लेकिन हालात कुछ और ही होते हैं। वर्तमान में हालात ऐसे हैं कि अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या अब पार्टियों में अध्यक्ष नहीं बॉस होते हैं? राजनीति की रवायतों का ये कौन सा रंग है जहां बदरंग हो जाते हैं वो रिश्ते जो रास्ता बनते रहे हों मंजिल तक पहुंचने का। मंजिल मिली और दिल नहीं मिले तो कोई देरी नहीं की जाती रास्ता बाहर का दिखाने में, फिर असहमति का अधिकार भी सिसक कर रह जाता है। राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते हैं, आप नहीं जनमत संग्रह करना चाहते हैं, कौन सा लोकतंत्र इस बात की इजाजत देगा? अब तो कमोबेश हर दल की यही कहानी है। पटकथा से मेल नहीं खाते जो चरित्र उन्हें चलता कर दिया जाता है। आम आदमी पार्टी इसकी ताजा मिसाल है। यहाँ तो आंतरिक लोकतंत्र आत्महत्या करके मर गया आधी रात को। रात के 12 बजे 4 विरोधियों को बाहर कर दिया। शायद केजरीवाल को भी कुछ मंजूर नहीं शोलो हीरो के सिवा। कि कल रात को देर रात में आम आदमी पार्टी के जो डिसिप्लिनरी कमेटी है, जिसमें कि पंकज गुप्ता, आशीष खेतान और दिनेश वघेला जी कहे जाते हैं, कि उन्होंने फैसला लिया कि मुझे योगेंद्र यादव, आनंद कुमार और अजीत झा को पार्टी से निकाल दिया जाए। इससे बहुत ही जिसको कहते हैं कि डिस्पिरिटेड, डिस्पोंडेंट फील कर रहे हैं कि भाई किस आदर्श के साथ इस पार्टी को बनाया गया था और पार्टी को आज कहां पहुंचा दिया गया है, कहां ले आया गया है। जो लोग इस पार्टी के ऊपर काबिज हैं, जो ये खाप पंचायत आज इस पार्टी के ऊपर काबिज है, उन लोगों ने क्या कर दिया इस पार्टी का। आखिर कौन सी स्याही से लिखे जाते हैं सियासत के सिद्धांत जिनके कंधों पर खड़े होकर खुद को ऊंचा बनाया जाता है। एक अदद ऊंचाई से वो सब छोटे लगने लगते हैं। ये दर्द पुराना है सियासी गलियारों का। चंद्रशेखर से लेकर वीपी सिंह तक कांग्रेस में वो बाहर गया जिसने गांधी परिवार की लकीर को लांघा। बात बीजेपी की करें तो गुजरात से लेकर थिंक टैंक रहे गोविंदाचार्य तक वो सब किनारे कर दिए गए जिनमें ज्वार भाटे का जोर था। संजय जोशी की घर वापसी के फिलहाल भी लग रहे हैं पोस्टर। टीएमसी वाली दीदी को भी गालिबन कोई गवारा नहीं। साइकिल वाली पार्टी से भी शाहिद सिद्दीकी हुए थे बाहर। साक्षात्कार महंगा पड़ा था मोदी का। अब क्या नीतीश और क्या लालू, न रवायत बदली न राजनीति। यूं कहिए कि आंतरिक लोकतंत्र के तकाजे पर सब एक तवे की रोटी, कोई मोटी कोई छोटी। देखिए, कोई भी पार्टी के लोकतंत्र की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी में लोकतंत्र नहीं है। कांग्रेस में आप नेहरू जी से लेकर राहुल जी की यात्रा एक ही परिवार की है। मुलायम सिंह जी की समाजवादी पार्टी में नाती से लेकर बाबा तक एक ही लोग हैं। मायावती के यहाँ तो दूसरा कोई है ही नहीं। और आप जो नई पार्टी बनी है, ये जितनी जल्दी बनी है उतनी जल्दी मुझे लगता है अंतरकलह में समाप्त हो जाएगी। सत्ता और संगठन दो अलग अलग चीजें हैं। राजनेताओं को अपनी पीढ़ी के बाद आने वाली पीढ़ी के लिए जगह देनी चाहिए, और जब वो जगह नहीं देते हैं तो अडवाणी जी और जोशी जी की तरह भाजपा में, या योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की तरह आप में, इसी तरह सारी पार्टियों में सिलसिला चलता है। बहरहाल हर राजनीतिक दल का यही हाल है। वैसे भी सियासी पार्टियों में अब अध्यक्ष नहीं बॉस होते हैं, और बॉस के लिए तो बस यही कहा जाता है कि बॉस इज ऑलवेज राइट। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस।
तो असहमति जताने पर आम आदमी पार्टी के उन 4 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया गया है जो पार्टी की नींव से जुड़े हुए थे। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या राजनीतिक पार्टियों में अब लोकतंत्र कहीं विलुप्त सा हो गया है, क्योंकि ये मसला सिर्फ एक ही पार्टी का नहीं है, बाकी पार्टियों में भी यही हालात हैं कमोबेश। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर हिलाल नकवी हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सलील शुक्ल जुड़ चुके हैं और यूपी के कैबिनेट मंत्री पारसनाथ यादव भी हमारे साथ हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलील जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी जी। आशुतोष को अभी सुना, आशुतोष ने कहा कि कौन सा लोकतंत्र ये कहता है कि जनमत कराओ, जबकि आपकी पार्टी ने पार्टी बनाने से पहले भी और पार्टी बनने के बाद भी तमाम जो फैसले हैं कई बार जनता की राय पर लिए हैं। फिर यहां पर विरोध क्यों, और फिर विरोध जब किसी ने असहमति जताई तो उन पर कार्रवाई क्यों? देखिए, लोकतंत्र और पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र का आप लोग क्या मतलब निकाल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। शायद आज के डिस्कशन के बाद पता चल जाएगा, लेकिन जो हम समझते हैं उसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। आंतरिक लोकतंत्र का अर्थ यह होता है कि हर एक व्यक्ति को पार्टी में अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए, उसके बाद सुनी जाएगी, फैसला बहुमत से किया जाएगा। अभी ऐसी स्थिति में अगर किसी व्यक्ति की राय के हिसाब से फैसला नहीं होता है तो उसका फर्ज क्या बनता है? उसका फर्ज बनता है कि जो बहुमत से लिया गया फैसला होता है उसके साथ में जाए और उसके साथ ही काम करे। इसको हम आंतरिक लोकतंत्र समझते हैं। हर एक की बात सुनी जाती है, फैसला बहुमत से होता है। जिनकी बात के हिसाब से अगर फैसला नहीं होता है वो अगर रुष्ट हो जाएं और वो इस बात पर अड़े रहें कि नहीं मैं तो फिर भी बोलता रहूंगा, उसको मैं आंतरिक लोकतंत्र हम नहीं कहते, उसको ढीठपना कहते हैं, उसको जिद्दीपना कहते हैं। तो आंतरिक लोकतंत्र हमारे यहां पर है। असहमति जताने की हमारे यहां पर गुंजाइश है, लोगों को अनुमति है कि आप अपनी असंतुष्टि जो है या असहमति जताएं, लेकिन फैसला हमेशा पार्टी में बहुमत से होता है और वही हमेशा होता आया है। तो असहमति जताने पर किसी को वही आपने किया भी, तो फिर कार्रवाई क्यों की? वही आपने किया भी, क्योंकि ये जिद पे अड़े रहे। इन्होंने आंतरिक लोकतंत्र का जो दूसरा पहलू था उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। जब उनके मत के हिसाब से फैसले नहीं लिए गए, जब बहुमत उनके खिलाफ था, जिस दिशा में वो पार्टी को ले जाना चाहते थे उस दिशा में नहीं, पार्टी का बहुमत किसी और दिशा में ले जाना चाहता था, तब भी वो अपने जिद पर अड़े रहे। यही तो समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए चलिए ठीक है सलील जी, आपके पास हम फिर लौटेंगे। नकवी साहब, ये मसला सिर्फ आम आदमी पार्टी का नहीं है, हालांकि आम आदमी पार्टी अभी मानेगी नहीं, ये मसला सभी राजनीतिक पार्टियों का है। या तो पार्टी के फैसले और पार्टी का संविधान एक या कुछ व्यक्तियों के इर्द गिर्द घूमता है और जो इसके खिलाफ आवाज उठाता है उस पर कार्रवाई कर दी जाती है। तो सवाल यह कि क्या आज के हालात में राजनीतिक पार्टियों में लोकतंत्र कहीं विलुप्त सा होता जा रहा है? देखिए गायत्री जी, जहां तक कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उसके लिए एक जनरल ये कह देना कि वहां पर किसी प्रकार का आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, वहां पर किसी प्रकार के विरोध के स्वर नहीं हो सकते हैं, ये बात बहुत सही नहीं है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी बहुत हद तक की सही होता है कि हर राजनीतिक दल का कोई ना कोई व्यक्ति होता है जिसको कहा जाता है कि ये उस राजनीतिक दल का खिवैया है। तो ज्यादा शक्ति निश्चित रूप से खिवैया के हाथ में होगी। अगर उसके हाथ में ज्यादा शक्ति नहीं होगी तो उस पार्टी को किसी भी एक दिशा में ले जाना आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा। रही बात पार्टी से बाहर निकालने की या पार्टी के अंदर लोकतंत्र है या नहीं है, वो वहां के पर शुरू हो जाता है जहां के पर कई दिशाओं में जो है वो नाव ले जाने की कोशिश की जाती है और पार्टी के अंदर पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। ये जो है ये एक परंपरागत जितने भी राजनीतिक दल है उनकी ये चीजें हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी अपने आप को इस चीजों से भिन्न मानती है। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि वो हर मामले में एक जनमत लेंगे, हर मामले में वो लोगों के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे और इस बात को लेकर के जो केजरीवाल जी है उन्होंने 49 दिन के बाद जो इस्तीफा दिया है तो उसकी माफी मांगी कि उनको जनता के पास जाकर के पूछना चाहिए था कि वो जो है वो बने रहें या ना बने रहें मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन उन्होंने नहीं पूछा, जो उन्होंने गलत किया इसकी उन्होंने माफी भी मांगी जाकर के। उससे पहले जब उन्होंने स्वीकार किया था मुख्यमंत्री पद तब भी वो जनता के पास गए थे, उनसे पूछ करके उन्होंने किया था। तो देखिए इनका लोकतंत्र जो है वो है जो कि इनके यहाँ के आंतरिक लोकपाल से चलता है और आज की तारीख में वो आंतरिक लोकपाल जो है उसको भी समाप्त कर दिया गया है। यहां वहां के पर एक बात जो है वो डिक्टेटरशिप है। कांग्रेस में लोकतंत्र है कि नहीं? नहीं, निश्चित रूप से है गायत्री जी।
लोकतंत्र उस हद तक की है जहां तक कि आप पार्टी को नुकसान पहुंचाने की या एंटी पार्टी एक्टिविटीज में नहीं इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप एंटी पार्टी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। वरना जितने मुक्त तरीके से कांग्रेस के अंदर लोग अपनी राजनीति करते हैं तो आप सब लोग देखते हैं। ठीक है, पारसनाथ यादव जी, एक सवाल सलील शुक्ल की तरफ से यह भी उठा कि पार्टी का लोकतंत्र और आंतरिक लोकतंत्र अलग अलग होता है। क्या लोकतंत्र की ये दो परिभाषाएं होती हैं? नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा कि सलील जी दोनों आपके अलग-अलग पास होते आएंगे, हैं। पारसनाथ यादव जी। हाँ, नहीं, आप मेरी तरफ से बोल रहे हैं कि मैंने दो अलग अलग परिभाषाएं दी। आपने कहा? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि दो एक ही परिभाषाएं। लोकतंत्र होता है ना? ठीक है, जी फिर हाँ, मेरा बिल्कुल सवाल एक बदल जाता है। लोकतंत्र होता है और पारसनाथ यादव लोकतंत्र जी, वही। क्या पार्टियों में अब लोकतंत्र विलुप्त होता जा रहा है? धन्यवाद। आपने जो लोकतंत्र की बात कही, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान में आजादी के बाद बड़े चिंतन और मंथन के बाद लोकतंत्र बनाया गया और ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना गया। लोकतंत्र के माध्यम से हम संगठन बनाते हैं, दल बनाते हैं और सरकारें बनाते हैं बहुमत के आधार पर। अनुशासन लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर हमारा अनुशासन खत्म होगा तो हमारा कोई दल, हमारी कोई सरकार, कोई व्यवस्था नहीं चलेगी, परिवार नहीं चलता। इसलिए दल का जो अनुशासन है वो लोकतांत्रिक पद्धति के अनुसार चलना चाहिए। अगर इससे हट करके हम कोई काम करते हैं तब तानाशाही की बू आने लगती है। चाहे जो भी दल रहे हो, हम किसी का नाम नहीं लेते और न हम ये बात कहना चाहते हैं, लेकिन दलों में कभी कभी इस तरीके की बू आने लगती है कि लोकतंत्र को ताक पर रख करके जनमत संग्रह जो करते हैं उससे हट करके तानाशाही व्यवस्था से किसी को निकाल देना, किसी के बारे में कुछ टिप्पणी कर देना और ये कहना कि हम लोकतांत्रिक पद्धति से दल चला रहे हैं, ये एक परंपरा सा जो बनी है, इससे ये गलत है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां तक आपने नाम लेकर के कहा है कांग्रेस के बारे में, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में हम देखेंगे तो ये बात सही है कि अधिक दिनों तक इस देश के हुकूमत में कांग्रेस रही, लेकिन कभी कभी ये भी जब हम देखते हैं एक पड़े पर रख करके, तो इस पार्टी में भी इस तरीके से बू आती रही और लोग जो उसके अगुआ के समीप रहा करते थे वही सर्वमान्य माने जाते रहे। ये बू कांग्रेस में रही, वही धारणा ठीक है पारसनाथ यादव जी, आपकी बात आ गई। अमिताभ जी, कई बार तो पार्टियां अपने अकॉर्डिंग संविधान को भी परिवर्तित कर लेती हैं। नहीं, देखिए, मैं तो मूल बात कहूंगा, पार्टी हिंदुस्तान की दलीय व्यवस्था में जवाहरलाल के समय में जो कांग्रेस थी केवल उसमें आंतरिक लोकतंत्र था। मैं हिलाल भाई को भी एड्रेस कर रहा हूं, सलील शुक्ला को भी और पारसनाथ जी से भी निवेदन करूंगा। जवाहरलाल जी के समय की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की प्रोसीडिंग देखिए, जम के संघर्ष होता था, तमाम मत एक साथ ट्रेवल करते थे, लेकिन पुरुषोत्तम दास टंडन पार्टी से नहीं निकाले जाते थे। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मैं दे दूं। उसके बाद नहीं हुआ, इंदिरा जी जब आई तो कहा इंदिरा इज इंडिया बोलोगे तो पार्टी में रहोगे, नहीं बाहर जाओ। मुझे एक पार्टी बता दो, एक पार्टी आज हिंदुस्तान में जिसकी कोर कमेटी की बैठक में उसका जो सर्वाधिकार सुरक्षित व्यक्ति है उसके खिलाफ कोई बात तक बोलने की हिम्मत करता हो, कोई ये तक कहता हो कि भाई साहब इसमें मेरी थोड़ी ना इत्तेफाकी है। मैं तो खरी बात कर, क्या बीजेपी में कोई बोल सकता मोदी जी अमित शाह के सामने? नहीं, वो बैठते हैं कुर्सी पर, बाकी खड़े रहते हैं सब लोग। ये हो रहा है ना आंतरिक लोकतंत्र, मैं देख रहा हूं। कांग्रेस में गांधी परिवार, नो, बॉस इज ऑलवेज राइट। अरविंद केजरीवाल, बॉस इज ऑलवेज राइट। मुलायम सिंह जी, बॉस इज ऑलवेज राइट। लालू प्रसाद जी, बॉस इज ऑलवेज राइट। ममता बनर्जी, बॉस इज ऑलवेज राइट। बैठकों में स्तुति गान के अलावा कोई चर्चा ही नहीं हो रही, कोई दूसरा व्यू ही नहीं आ रहा। मैं बताऊंगा, सलील शुक्ला को अंबेडकर ने एक बहुत अद्भुत बात कही थी। अंबेडकर ने कहा था किसी को भी इतना महान बना के मत पूजने लगो कि उसकी आलोचना करने का साहस खो बैठो। आज कौन आलोचना करने की स्थिति में है, ये कहने की स्थिति में है कि भाई ये रास्ता ठीक नहीं। कांग्रेस के लोग मुझसे मिलते थे, कहते थे राहुल गांधी डुबो देंगे पार्टी को आज 10 दिन से पहले, लेकिन किसी में साहस नहीं था कि जाके कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में ये बात बोले कि राहुल जी आप पार्टी के लिए बोझ हैं। नहीं बोल सकते ना आप, और उसको आप अनुशासन का नाम देंगे।
नहीं, इतना महान बना के देवी पूजन होने लगता है, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, खत्म हो गया लोकतंत्र वहीं। आप असहमति के लिए जगह ही नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए आज ये दृश्य उपस्थित है। और यही उदाहरण जब इलाहाबाद में प्रियंका को लेकर कई बार पोस्टर्स लगते हैं नकवी साहब, कभी राहुल गांधी को लेकर पोस्टर्स लगते हैं, बड़े बड़े नेता, वरिष्ठ नेता जिनके पास अनुभव है, वो ये कहते हैं कि राहुल बाबा के नेतृत्व में पार्टी चलेगी, तो वहां पर भी ये बू आती है। गायत्री जी देखिए, थोड़ा सा जो अमिताभ जी ने कहा है उसके आगे हम जोड़ दें। अमिताभ जी ने जो बात जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास ला करके छोड़ दिया। हम उसके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यही कांग्रेस है जिसके अंदर इंदिरा जी में वही कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ में फाड़ बनी थी। आपस में जो है उन लोगों में सहमति नहीं हुई, जो अपने हिसाब से जो पार्टी चलाना चाहता था उसने हिसाब से चलाई पार्टी। दूसरा, इसके अंदर मैं आपको उदाहरण बहुत स्पष्ट दे कि जितेंद्र प्रसाद जी में और सोनिया जी, इन लोगों में आपस में इलेक्शन हुआ था अध्यक्ष पद को लेकर के। हिलाल भाई माफ करिए, हिलाल भाई मैं इलेक्शन की बात नहीं कह रहा, मेरा निवेदन एक से सुन लो। मैं कोई कुतार्किक बात आज तक लाया क्या? कभी नहीं लाया। मेरी बात एक ही उदाहरण आपसे पूछूंगा। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, चिट्ठी वो रात में भेज चुकी थी, अगले दिन सुबह कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। गुजराल पहुंचते हैं, बाकी स्वर्ण सिंह पहुंचते हैं, मंत्री पहुंचते हैं, बहुगुणा पहुंचते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं भैया काहे को बैठक बुलाई? बोले किसी को नहीं पता। इंदिरा जी आती है, एक लाइन में कहती है कि इमरजेंसी इंपोज कर दी, कैबिनेट उसको सुन लो, कैबिनेट उसको इंडोर्स करे। क्या जो लोग बाद में बहुगुणा आके बोले इमरजेंसी गलत थी कांग्रेस छोड़ने के बाद, उस बैठक में बोलने का साहस था बहुगुणा में? ये बोलते कि फैसला कैसे कर दिया आपने बिना कैबिनेट से पूछे? क्या साहस था कांग्रेस में किसी का? ये अनुशासन है। गायत्री जी हम थोड़ा सा टाइम बढ़ा दीजिएगा। अमिताभ जी, जहां तक इमरजेंसी का सवाल उठता है तो इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति को इंदिरा जी ने स्वयं ने कहा कि इमरजेंसी नहीं लगनी चाहिए थी। ऐसा नहीं है कि उसको कांग्रेस जो है वो सही कह रही हो या इंदिरा जी भी सही कह रही हो। बाद में उस वक्त की जो व्यवस्था थी, जो उस वक्त की व्यवस्था बन गई थी, जो कि एक बहुत अपने आप में लंबा डिस्कशन है, वो इस वक्त हम लोग करेंगे नहीं। मैं वो जो व्यवस्था बन गई थी, जो चीजें आ गई थी, जिसकी वजह से कि निश्चित रूप से वो कदम उठाना पड़ा है। और जो इमरजेंसी की जब बात करते हैं तो उसके अंदर कभी भी कांग्रेस ने नहीं कहा कि वो सही लिया गया था, मजबूरी में लिया गया कदम था, लेकिन फिर भी सही नहीं माना जाता है उसको। हमने अभी सोनिया जी और जितेंद्र प्रसाद जी का आपको उदाहरण दिया। देखिए, कभी भी कांग्रेस के अंदर हमने नहीं सुना है कि कहीं कोई मीटिंग की गई हो, वहां पे बाउंसर रखे गए हो कि यदि कोई भी सोनिया जी, इंदिरा जी या किसी के खिलाफ बोले तो बाउंसर उसको उठा के बाहर फेंक देगा। हमने कभी नहीं सुना है कांग्रेस की किसी भी मीटिंग में कि वहां पे सेलफोन वगैरह जमा करा लिए गए हो कि मीटिंग अंदर है, आप सेलफोन वगैरह नहीं ले जा सकते हैं। हमने कभी ये चीज हमने कभी ये नहीं सुना है। अमिताभ जी बस पूरा कर ले, हमारा थोड़ा सा समय चाहेंगे। हमने कभी भी ये नहीं सुना है कि कहीं के ऊपर इतना ज्यादा अविश्वास हो कि जो दो नेता आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हर चीज टेप की जा रही है, उसके बाद में वो टेप जो है वो सार्वजनिक हो रहा है। तो अगर ये लोकतंत्र है, अगर इस प्रकार से लोकतंत्र चलता है तो निश्चित रूप से वो लोकतंत्र कांग्रेस का नहीं है। ठीक है, हिलाल भाई ने एक बात कही, मैं सलीम भाई आपको बाद में पहले पारस जी के पास जाऊंगा। हिलाल भाई ने एक बात कही कि इमरजेंसी आपात प्रक्रिया थी, मैं सहमत हूं मेरे मालिक, लेकिन रात में 9:30 बजे चिट्ठी गई राष्ट्रपति के पास और सुबह 10:30 बजे कैबिनेट बुलाई। इन 12 घंटे में आपात स्थिति तो पैदा नहीं हो गई। कैबिनेट में रेजोल्यूशन आ जाता, चर्चा हो जाती, 11:15 बजे दिन में चली जाती चिट्ठी और 15 मिनट में दस्तखत होके आ जाते प्रेसिडेंट के। वो तो तैयारी बैठे थे कलम लेके। ये रात में इंदिरा जी के मन से निर्णय कैसे हो गया? पारसनाथ जी, ये आंतरिक लोकतंत्र है क्या? मैं इस बात को स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, ये आंतरिक लोकतंत्र नहीं माना जाता। जहां तक आप हिलाल भाई कह रहे हैं कांग्रेस की बात, इमरजेंसी तक ये बातें आई, हमेशा इस बात को संघीय ढांचे में, जो देश संघीय ढांचों से बना है, ऊपर से हर कहानी आती है नीचे तक, चाहे भ्रष्टाचार हो चाहे कोई कहानी हो। हम कांग्रेस को अधिक दिनों तक हुकूमत दे रखा इस देश की, और कांग्रेस ने जो कुछ भी गलतियां की, उसी गलतियों के तहत जितने भी दल हमारे बने या बनते जा रहे हैं, वो उसी पैटर्न पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। और दलों का जो चरित्र था, दल का जो अनुशासन था, उस अनुशासन और चरित्र के साथ हमको ये काम करना चाहिए कि लोकतंत्र जिसकी जड़ें हमारी बहुत नीचे हैं, इसको हम कैसे मजबूत रखें, कैसे कायम रखें,
केवल सत्ता में नहीं हम बल्कि इसकी आंतरिक व्यवस्थाओं में भी हमारा प्रयास होना चाहिए। इस बात को मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि आप कल कहेंगे, आज ही आप हमारे नेता लोग बैठे हैं, कहेंगे कि आप अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी व्यवस्था इस बात की पोषक है। वो लगातार ये कोशिश करती रहती है कि हम लोकतांत्रिक पद्धति के अनुसार उस कमजोर और गरीब को, आम आदमी को हम इस बात से जोड़ें, उसकी सहमति क्या है। उसी के लिए हम किसान से लेके, नौजवान से लेकर के, वकील से लेकर के, बुद्धिजीवी से लेके नेताओं को आह्वान करते हैं कि आप इस विचारधारा में अगर आपकी सहमति है, संगठन में आपकी जरूरत है, आप आइए और इसको मजबूत करिए। ठीक है, इसलिए लोकतंत्र को जब कायम रखना है, ठीक है, तो हमारे संगठन में, हमारे दलों में भी आंतरिक लोकतंत्र जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक इसी तरीके से आपके पास आऊंगा। पारसनाथ जी ने समाजवादी व्यवस्था की बात की। जयप्रकाश जी, आचार्य नरेंद्र देव और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इनके बीच में असहमतियों पर जितनी तीखी नोकझोंक हो जाती थी, उतनी नोकझोंक कभी समाजवादी पार्टी में आज सुनी कि कोई नोकझोंक कर भी रहा है? नहीं ना। इसलिए मैंने ये सवाल उठाया। जो स्थिति नरेंद्र मोदी की अपनी पार्टी में, जो स्थिति केजरीवाल ने अपने लिए बना ली चंद दिनों में, जो स्थिति गांधी परिवार ने बना ली, जो स्थिति समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले परिवार ने बना ली, ये सब में एक कॉमन फैक्टर है, एको अहम द्वितीयो नास्ति। ये इसलिए मुद्दा लाया हूं, मेरी व्यक्तियों में कोई रुचि नहीं कि प्रशांत का क्या हुआ और आशीष खेतान क्या कर रहे हैं। शुक्ला जी। जी देखिए, एक बात जो आपने 2 बार कही और दूसरे राजनीतिक दलों सभी के बारे में कही, मैं बाकियों के बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, अपनी पार्टी के बारे में जरूर बताऊंगा कि जो आप ये कहते हैं कि बॉस इज ऑलवेज राइट, ये कम से कम हमारी पार्टी में नहीं है। और आप या तो ये देख नहीं पा रहे हैं या इसको नजरअंदाज कर रहे हैं। जब से यह पार्टी बनी है तब से लेकर आज तक न जाने कितनी बार ऐसे वाकये आए हैं कि हमारे पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का जो पर्सनल, उनका व्यक्तिगत जो राय है, व्यक्तिगत मत है, वो पार्टी की राय से, पार्टी के बहुमत के राय से अलग जाती रही है। और हर बार अरविंद केजरीवाल ने अपनी व्यक्तिगत राय को छोड़ करके पार्टी के उस पर चले हैं। हमारी पार्टी एक सामूहिक स्पंदन, एक सामूहिक जीवंतता के साथ में चलती है और अरविंद केजरीवाल ने हर बार उसका सम्मान किया। सलील शुक्ला, मेरे सामने ऐसे स्पंदन, जीवंतता को दूर से प्रणाम, जिसमें हर नेता दूसरे का फोन टेप कर रहा है। यह आंतरिक लोकतंत्र है। ये भारत की राजनीति को कलंकित करने वाला चेहरा है। भारत में राजनीति नहीं हो सकती सलील जी, भारत में राजनीति हो नहीं सकती अगर फोन टेपिंग की बीमारी हर पार्टी में लग जाए तो। अमिताभ जी, आपने देखा कि किसने किसने फोन टेप किया? सबने टेप किया। हाँ, मेरे तो सब मित्र हैं सलील शुक्ला जी, पता नहीं आपके कितने मित्र हैं। अरविंद मेरे मित्र, संजय मेरे मित्र, कुमार विश्वास मेरे मित्र, योगेंद्र यादव मेरे मित्र। जितनी पार्टी आपकी चला रहे हैं, ये खेतान वगैरह को छोड़ दो, नहीं फिर बाकी सब लोग मेरे मित्र हैं। ये दूर के लोग नहीं मेरे लिए। सबकी जेब में एक छोटा रिकॉर्डर लिए सब घूम रहे हैं। ये क्या ड्रामा है? नहीं, छोटा रिकॉर्डर लेकर के चलने के लिए तो हम आम नागरिक को भी कहते हैं, तो हमारे नेता जरूर लेकर के चलेंगे। आपस में नहीं करते, तभी तो अरविंद का वो आया कि पिछवाड़े पे लात मारो। कहां पर जो जगह बताई उन्होंने, वो अरविंद ने नहीं कहा था, अरविंद ने नहीं किया था वो टेप अरविंद ने नहीं किया था। जिसके दिल में चोर होता है वो टेप करता है। नहीं, आपकी पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र तो समझ आएगा कितना परिवार से, प्रेम भाव से चल रही पार्टी। नहीं, बिल्कुल आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं अमिताभ जी, लेकिन मेरा जो कहना है, आप कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए एक स्थिति बना ली है ऐसी पार्टी में कि वो जो कहेंगे वो होगा। वैसा नहीं है। हर बार ऐसा होता है कि उनकी व्यक्तिगत राय जो होती है वो कुछ अलग होती है, लेकिन वो व्यक्तिगत राय छोड़ करके पार्टी की जो बहुमत की राय होती है उसके हिसाब से चलते हैं। अरविंद जी की क्या व्यक्तिगत राय नहीं थी कि दोनों के पिछवाड़े पे लात मार दिया जाए और दोनों की लात पड़ गई? ये तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कहा था। अब दोनों की लात पड़ी या नहीं पड़ी? हिलाल भाई, एक मिनट, मैं एक बात कह दूं, एक उदाहरण दे दूं, फिर हिलाल भाई आप बोलिएगा। अरविंद ने पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में कहा कि चूंकि मेरे सारे मित्र हैं, इसलिए अभी मैं प्रमाण तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मेरी बात का खंडन कोई नहीं करेगा, फोन पर पूछिएगा तो। क्या पूछेगा अमिताभ जी ऐसा बोल रहे थे, गलत बोले, कोई कह दे तो मुझे बताइएगा, मैं उसके घर जाकर पूछूंगा भाई गलत कैसे बोला, जब हमको तुमने बोला था। ठीक है ना, मैं उतना भी कर लूंगा।
अरविंद ने कहा कि मैं योगेंद्र और प्रशांत के साथ नहीं चल सकता, ये रखो पार्टी, अपने आप चला लो, मैं दूसरी पार्टी बना लूंगा, लेकिन इनको पार्टी में नहीं रखूंगा। वही हुआ ना, ये लोकतंत्र है प्रभु। इंदिरा जी ने कहा मैं चंद्रशेखर को नहीं रखूंगी, नहीं रखा। अमिताभ जी, अटल जी ने कहा किसने लिया? गोविंदाचारी को नहीं देखना चाहता तो नहीं देखा। तो वही तो आप अमिताभ जी, अरविंद केजरीवाल ने अपना मत रखा, डिसीजन किसने लिया? आप असल बात को क्यों नहीं देख रहे? डिसीजन किसने लिया? आशीष सलिल शुक्ला, ये जो बच्चे टूल बने घूम रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, खेतान और कौन कौन ने ये डिसीजन? जी नहीं, डिसीजन जो डिसीजन लिया गया वो देश की, हमारी पार्टी की, पूरे देश के जो डेलीगेट्स हैं उन लोगों ने मिलकर के डिसीजन लिया है। सलिल भाई, मुझे 50-25 साल हो गए पार्टियों की अनुशासन समितियों का फर्जीवाड़ा देखते हुए। नाम लेके बोलूंगा तो चेहरे खराब हो जाएंगे पार्टियों के। 25 साल हो गए ड्रामा देखते हुए कि जी हमने कुछ नहीं किया, वो तो अनुशासन समिति की रिपोर्ट आई। हमको पता है कैसे अनुशासन समिति बनती है और कैसे उसकी रिपोर्ट आती है। हिलाल नकवी जी, नहीं ये तो हाइपर बोल हो गया, ये तो रेटोरिक हो गया कि ऐसा ही होता है हर जगह, इसलिए हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता होगा, ऐसी बात नहीं। उससे भी गंदा हो रहा है ना, आप लोग सभी गंदा हो रहा है। हिलाल नकवी पार्टी के सबसे आप लोग एक ही चश्मे से हर एक पार्टी को देखने की कोशिश करते हैं। हमारी पार्टी वैसी नहीं है। सलिल शुक्ला, आपकी पार्टी को नापने के लिए और छोटा नपना रखना पड़ेगा। उसका कद तो इतना नीचे चला गया। कांग्रेस में जो बीमारियां वो आपकी श्रद्धा है अमिताभ जी। सलिल शुक्ला, इसे रुक जाओ भाई। कांग्रेस में जो बीमारियां 100 साल के बाद आई, आपने 100 महीने भी नहीं लगे, उतनी सारी बीमारियां आ गई। छोड़ दीजिए। हिलाल नकवी जी, पार्टी के सबसे बड़े चेहरे ने कहा कि ये दो आदमी मुझे पसंद नहीं, मैं इनकी शक्ल नहीं देख सकता, इनके साथ काम नहीं कर सकता हूं, पार्टी छोड़ दूंगा, दूसरी पार्टी बना लूंगा। अंततः वही हुआ, निकाल दिए गए। जी, ये आंतरिक लोकतंत्र है। और कोई मान लेगा कि आशीष खेतान नाम के बच्चे ने निकाल दिया अनुशासन समिति, उसको कोई नाम दे दीजिए। गोविंदाचार्य को अनुशासन समिति निकाल सकती थी, कल्याण सिंह को अनुशासन समिति ने निकाला था क्या भाजपा से? देखिए अमिताभ जी, जहां तक कि सवाल उठता है अनुशासन समिति का, और जो अभी हम लोग के सामने जो व्यवहारिक बात करिए, व्यवहारिक, सैद्धांतिक बात नहीं, व्यवहारिक बात। जी, हम आम आदमी पार्टी की जहां तक सवाल उठता है, तो अगर अनुशासन समिति के द्वारा हो रहा था तो पीएससी की मीटिंग में बाउंसर क्या कर रहे थे? क्यों लोगों को बाहर कर रहे थे? क्या कारण था कि वो लोग जो कि उसके सदस्य थे उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा था, केवल वही सदस्य अंदर आ रहे थे जो कि अरविंद केजरीवाल के हां में हां मिला रहे थे? क्या कारण था कि बीच से अरविंद केजरीवाल जी उस पार्टी को छोड़ करके चले गए थे मीटिंग को? जब उनका यह हुआ कि उनकी बात नहीं हो रही है तो उन्होंने वही जो धमकी दी थी वो उठ करके चले गए थे। और दूसरा, उन्होंने कौन सी पार्टी विरोधी गतिविधि की थी जिसकी वजह से यह कहा जा रहा है कि उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधि की थी जिसकी वजह से निकाला गया? कम से कम पता तो लगे। आंतरिक लोकपाल तो कहता नहीं कि कोई उन्होंने ऐसा काम किया है। जो आम आदमी पार्टी का अपना आंतरिक लोकपाल है जिसको कि अब समाप्त कर दिया गया है। तो इस वजह से ये कहना कि हमारे यहाँ वैसा नहीं है, दूसरों के यहाँ है, बदल गया, ये सब है बेकार की बात। मुझे पारसी की बात है ना, जो लोकपाल बनाए गए वैसे भी कानों सुनी बातें सुन करके यहाँ पर कोई फायदा नहीं है। आपको देखिए बातों की बात करें। सही शुक्ला, एक मिनट, आपकी बात बारी आएगी तब बोलेगा। जो लोकपाल बनाए गए थे उनको बैठक के दिन सुबह मैसेज कर दिया गया कि आपको आने की जरूरत नहीं, ठीक है ना? ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है ना? ये बिल्कुल सही किया गया था, वी स्टैंड बाय दैट। ठीक है, आप रहिए, उसके साथ कौन दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? पारसनाथ जी, जो बात जयप्रकाश जी लोहिया से कह लेते थे और लोहिया जयप्रकाश की बात काट लेते थे, नरेंद्र देव की सोच अलग हो सकती थी और फिर भी एक धारा के पुरोधा थे वो लोग। क्या वैसी स्थिति आज समाजवादी आंदोलन में है? भाई अमिताभ जी, मैं आपकी बातों से आंशिक रूप से सहमत हूं, इसीलिए मैंने कहा कि हमेशा चाहे जो भी बातें हो, भ्रष्टाचार हो चाहे विकास हो, ऊपर से आता है हमारा संघीय ढांचा। अधिक दिनों तक हुकूमत करने वाले लोगों ने देश का जो रास्ता बदला, देश के चलाने का जो कार्यक्रम किया, उसी के पैटर्न पर जो चीजें हो रही है उससे कुछ गिरावटें बनती चली आ रही है और आगे और भी गिरावटें बन रही है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। कब जो है सेंटर का चेक बाउंस हो गया? करने वाले लोग ऊपर से अगर आ रहा है तो सेंटर का चेक कब बाउंस हुआ है? में ही गलतियां हो रही। ऐसा कब हुआ है कि किसी एक व्यक्ति को लेकर के सारा राज्य एक तरफ और लखनऊ का पूरा आपने कर दिया है? कलर्कियल ऊपर से चला आ रहा है जो जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें एक जाति व्यक्ति के कलर्कियल मिस्टेक की वजह से आप मेरी बात को सुनने की कोशिश
आंतरिक लोकतंत्र? क्लर्कियल मिस्टेक की बात को लेकर के राजनीति के चौकी से चौका में मत बात करिए। चौका की बात चौकी और चौकी की बात चौका में नहीं की जाती। मैं उस बात से सहमत हूँ। जब 100 महीने में आपकी ये दुर्दशा है आम आदमी पार्टी की कि अपने लोगों की हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम पार्टी में नहीं रहेंगे और हम इन लोगों को नहीं रखेंगे, और उसको आप करके दिखाया है। इसलिए आम आदमी पार्टी तो सबसे अधिक नहीं, सबसे कम दिनों में ही ये अपने रास्ते पर पहुंच जाएगी, इसमें कहने में कोई संकोच नहीं। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो सवाल यही है कि क्या हम आम में सभी एक जैसे हैं? सवाल यह है कि क्या सभी राजनीतिक दलों में जो लोकतंत्र है वो कहीं विलुप्त सा हो गया है? सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे साथ बीजेपी की तरफ से रामनिवास यादव भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रामनिवास यादव जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। सवाल ये उठ रहा है, चर्चा का विषय ये है कि क्या तमाम राजनीतिक दलों में लोकतंत्र अब क्या विलुप्त सा हो गया है? रामनिवास यादव जी, आवाज नहीं मिल पा रही आपको? आवाज आ रही है, आवाज अब आ रही है आवाज। सवाल ये है कि क्या लोकतंत्र अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है राजनीतिक दलों में से? नहीं, ऐसा नहीं है। जिन दलों की विचारधाराएं तुरंत पैदा होती हैं उन दलों की विचारधाराएं बहुत जल्दी खत्म भी होती हैं, क्योंकि इनकी कोई विचारधारा नहीं है। ये मतलब सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा थी जिसको लेकर इकट्ठा हुए। कुछ लोग सरकार में शामिल हो गए, कुछ नहीं शामिल हुए, तो उसी में आपस में फुटबॉल कर रहे हैं। और ये आप दल मत कहिए, इनको एक प्राइवेट कंपनी है, उसमें एक बॉस है, बाकी सब नीचे के कर्मचारी हैं। तो कर्मचारियों को जब चाहे निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि वो तो जो उसका बॉस होता है उसको सारा अधिकार होता है। यादव जी, आपके विरोधी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भी केवल एक बॉस है, बाकी सब कर्मचारी हैं। जी, ऐसा नहीं। नहीं, मैं एक सेकंड मैं बता देता हूं। बॉस बैठता है और बाकी 13 लाख 14 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के आए सांसद स्कूल की बच्ची की तरीके से ऐसे करके अटेंशन में खड़े होके अपनी बात बोलते हैं। वो कहते बैठ जाओ, तुम खड़े हो जाओ। उसमें मंत्री भी शामिल होते हैं। आज तक ऐसी बैठक हुई नहीं हिंदुस्तान में कभी, कभी जवाहरलाल से लेके और आज तक कि 50 साल से जो राजनीति कर रहा हो, 9वीं बार सांसद बना हो, वो खड़े होके बात करे और एक आदमी चेयर पर बैठ के बात सुने। जी, और आप बता रहे हैं कि यही अगर सरकार, अमिताभ जी ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी सांसद बंधु हमारे हमारी सरकार की वीडियो और फोटो सरकार की हमारी जो भी योजनाएं हैं वो अपने सांसदों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए अगर प्रधानमंत्री जी सबको बुला के बैठक लेते हैं या वरिष्ठ लोग लेते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर हमारी कोई योजना चल रही है उसको जनता तक पहुंचाने का काम सांसदों के माध्यम से सरकार करती है, तो उसके उसी क्रम में ये बैठक बुला के सभी लोगों को समझाया गया। ठीक, आपकी बात आगे, ठीक है, आपकी बात आगे, मैं समझ गया। आप उससे आगे नहीं जा पाएंगे, यही तो मेरी बहस का मुद्दा है आज। मैं रामनिवास की पीड़ा समझ रहा हूं, उससे आगे वो नहीं जा सकते, क्योंकि उससे आगे जाएंगे तो बाहर जाएंगे पार्टी से। और मैं कह रहा हूं अंदर रह के बात कहने की का लोकतंत्र क्यों नहीं पार्टी में। मैंने क्या कहा? मैंने कहा मैंने जवाहरलाल जी के समय से लेके आज तक की बैठकें देखी, के बारे में सुना और देखी। 25 साल की प्रधानमंत्रियों को देखा, पार्टी अध्यक्षों को, और उससे पहले बुजुर्ग पत्रकारों से सुना कि भाई जवाहरलाल जी बैठक कैसे लेते थे, उस समय के विजुअल देखे, सब लोग बैठ के बात करते थे। आज 9 बार 8 बार के सांसद खड़े होकर, जैसे क्लास में बच्चा खड़ा होता है और एक कुर्सी होती है, इस पर टीचर बैठता है। ये परिस्थिति अच्छी है क्या? ये आंतरिक लोकतंत्र है? नहीं, अब आपकी बात, अब आपको अवसर नहीं। अब सलील शुक्ला, मैं आप पार्टी की बात कहनी थी, मैंने कह ली। अब मैं सब पार्टियों की बात कर रहा हूं। क्या यह लोकतंत्र है या यह राजतंत्र है? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में? हाँ, सबको सब पार्टियों के बारे में बोलना चाहिए, जरूरी थोड़ी नहीं कि पार्टी पर बोलेंगे। देखिए, दूसरी पार्टियों में अंदर में क्या हो रहा है शायद मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आप जिस तरीके से कह रहे हैं, मैंने पूछा ये लोकतंत्र, आप जो उदाहरण दे रहे हैं, वो उदाहरण तो शर्तिया ये दिखाता है कि ये लोकतंत्र नहीं है। अगर इस तरीके से होता है तो वो तो शर्तिया दिखाता है कि हिलाल नकवी जी ऐसे दृश्यों में आप किसी से उम्मीद करते हैं कि वो असहमति की बात कहेगा? जैसे मेरा सवाल, 2 बातें मैंने कही।
मोदी जी से पूरी भाजपा में कोई ये कहने वाला क्यों नहीं हुआ कि स्मृति ईरानी 12वीं पास है, इनको शिक्षा मंत्री मत बनाइए, इनको टूरिज्म दे दीजिए? ये कोई गलत बात नहीं थी, बोल सकते थे। और कांग्रेस में कोई क्यों नहीं बोल पाया कि भाई राहुल जी पर दांव लगाना ठीक नहीं? यही लोकतंत्र की समस्या है। नकवी साहब, देखिए अमिताभ भाई, आपने दो अलग अलग उदाहरण ले लिए, एक सरकार का उदाहरण ले लिया, एक पार्टी का। पार्टी का ले लूं, पार्टी का ले ले तो देखिए हम आपको बताते हैं, इसमें भाजपा का भी पार्टी का ले लूं। हम आपको इसके लिए बता रहे हैं। नहीं तो आपको इसके रास्ता मिलेगा। आपको अगर उदाहरण अलग थे, मैं उदाहरण, किसी ने भाजपा में कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी ने क्यों नहीं कहा कि जिस राज्य से प्रधानमंत्री उसी राज्य से अध्यक्ष मत बनाए? ये ठीक नहीं संदेश जाता? भाजपा में कोई बोल सकता था? नहीं। वैसे ही राहुल जी के बारे में, यही तो लोकतंत्र की कमी है। हिलाल भाई। अमिताभ भाई, देखिए जहां तक कि आपने इसकी बात कही है कि जितने राजनीतिक दल के अंदर की लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात की जाए, तो राहुल जी के ऊपर दांव लगाने की जहां तक सवाल उठता है, तो पहली बात यह है कि राहुल जी के ऊपर कांग्रेस को अभी भी पूरी तरह से आस्था है और हम जानते हैं कि राहुल जी जो हैं वो निश्चित रूप से आगे लेकर के जाएंगे। हम लोगों को अभी तक की का जो नेतृत्व था, जिसमें भी जिस नेतृत्व में किया है, उसके लगातार सफलताएं मिली हैं, इसलिए हम लोगों का जो नेतृत्व का चयन है वो बिल्कुल सही रहा है। ऐसा नहीं हुआ है कि विफलताएं होती रही हों, उसके बाद भी हमने किसी एक नेतृत्व विशेष को लेकर के आगे बढ़े हों। तो अगर किसी भी व्यक्ति को, यदि किसी भी व्यक्ति को जो है जनता चाहती है, जनता मानती है, जनता उसके पीछे चलने के लिए तैयार है, तो निश्चित रूप से हमको जो है उसको अपना नेता मानना ही होगा। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। आपने ये भी देखा होगा कि शायद ही कोई इस प्रकार का दूसरा उदाहरण देखने को मिलेगा आपको कि जिसमें राजनीतिक दल जो है वो किसी एक व्यक्ति के पीछे लड़ा हो, उसने जो है जीत दिलाई हो, उसके बाद उसने प्रधानमंत्री के पद के ऊपर आने से इनकार कर दिया हो और दूसरे व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री वहां पर बनकर के आ गया है। तो निश्चित रूप से यह भी उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसको आप ये नहीं कह सकते कि पार्टी के अंदर किसी प्रकार का कोई लोकतंत्र नहीं है। पार्टी के अंदर निश्चित रूप से लोकतंत्र, और यह भी एक निश्चित रूप से हम बराबर एक बात कह रहे हैं अमिताभ भाई, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं कि अगर पार्टी के अंदर लोकतंत्र के नाम के ऊपर आप ये चाहें कि वहां के ऊपर पूरी तरह से अव्यवस्थाएं हो जाए, वहां पर पूरी तरह से लोग जो है वो कंट्रोल के बाहर हो जाए, तो निश्चित रूप से वो लोकतंत्र जो है वो नुकसानदायक हो जाता है उस पार्टी के अंदर। ऐसा नहीं कहा, कभी नहीं कहा जनरलाइज मत करिए विषय को, नहीं तो विषय की गरिमा खत्म हो जाएगी। मैं उदाहरण देके बात बोलता हूं, ऐसे नहीं बोलता, उदाहरण देके बोलता हूं, नाम लेके, ऐसे यूं ही नहीं बोल देता। मैंने जितनी भी बात बोली नाम लेके उदाहरण देके बोला। ये बात कोई गलत थी कि भाई एक राज्य से दोनों लोग नहीं हो, पार्टी में कोई बोल पाया भाजपा में? नहीं। राहुल जी की सफलता असफलता पर कई बार चर्चा कर चुके, दोबारा नहीं करेंगे। पारस जी के पास जाऊंगा। पारसनाथ जी, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, वरिष्ठ और कनिष्ठ, ने मुझसे अनौपचारिक चर्चा में कहा, जब मैनपुरी की सीट खाली हुई, कि यहां से किसी ऐसे व्यक्ति को लड़ाया जाए, ऐसे तमाम राय आई। फिर एक आया कि उत्तर प्रदेश की उसमें कोई अल्पसंख्यक नहीं पहुंचा उत्तर प्रदेश से, तो यहां मैनपुरी से किसी अल्पसंख्यक को लड़ा दे जाए। क्या किसी ने यह बात कही कि यहां से परिवार के आदमी को ही टिकट देना जरूरी नहीं? जैसे भाजपा में कोई ये नहीं कह सकता था कि एक ही राज्य से प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, जैसे कांग्रेस में कोई नहीं कह सकता था कि राहुल जी नेतृत्व में परिणाम नहीं दे पा रहे, जैसे आप में कोई नहीं बोल पाता कि केजरीवाल जी का दंभ इतना क्यों, वैसे ही स्थिति आपके यहां भी नहीं है क्या? भाई अमिताभ जी, मैं आपके बेहद सम्मान करते हुए आपके विचारों को बेहद सम्मान करता हूं कि आप जिस सोच के तहत ये सवाल कर रहे हैं, मैंने आपकी बात सुन रहा हूं, लेकिन समाजवादी पार्टी में बैठक में किसी को खड़ा नहीं रहना पड़ता। बैठक में सभी समान स्तर पर, दरी पर बैठेंगे तो दरी पर बैठेंगे, कुर्सी पर बैठेंगे तो कुर्सी पर बैठेंगे, और हमारा नेता सबसे अपनी बात कहने के लिए इजाजत देता। जहां तक एक सीट की बात आपने कहा कि ये मैनपुरी की सीट को लेकर के ये विचार आए थे, लेकिन आपको यह भी बताना मैं चाहूंगा कि जो उस समय सामयिक परिस्थिति थी, क्योंकि डॉक्टर लोहिया कहा करते थे समय काल परिस्थिति के अनुसार जो व्यवस्था चलती है वो सर्वमान्य। पूरे देश का चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में जितने भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चुनाव जीता था और अन्य दलों का सफाया हो गया था,
हमारे समाजवादी पार्टी से 5 सीटों पर हमने जीत हासिल की थी और जीत के बाद आदरणीय नेताजी 2 सीटों से चुनाव जीते थे। ऐसी परिस्थिति में चुनाव हम कैसे जीते उसका सवाल आ जाता है, क्योंकि समय काल परिस्थितियां इसकी मांग करती है और समय काल परिस्थिति को देख करके वह चयन हुआ और चुनाव हुआ, हम चुनाव से जीते। हम उपचुनाव में जहां जिसकी आवश्यकता थी, मैं उत्तर प्रदेश के 12 सीटों का उपचुनाव हुआ विधानसभा का, आपको बताना मैं चाहूंगा, सिराथू हमारा कौशाम्बी विधानसभा में पड़ता है, वहां हमने जनरल सीट में हमने जो है अनुसूचित जाति के व्यक्ति को चुनाव लड़ाया और ये कह के चुनाव लड़ाया कि यह सीट जीतनी है और भारी बहुमत से जीता। तो समय काल परिस्थिति के अनुसार भी आदरणीय भाई अमिताभ जी, मैं आपके विचारों का सम्मान करता हूँ, लेकिन यह भी आवश्यक है लोकतंत्र की। ठीक है, ठीक है पारस जी, ठीक है। एक 4 मिनट का एक राउंड होगा और चिंतकों की कृपा जी पारस जिन्होंने लोकतंत्र बनाया। अभी 4 मिनट का एक राउंड होगा, फ्री फॉर ऑल राउंड। अभी तो सबके पास समय था 2-2 मिनट का। पारस जी आप, रामनिवास जी आपसे बात शुरू करूंगा, वही बात सब तक सब लोग अपनी अपनी बात कह पाएंगे। उसमें ईमानदारी से बताइएगा, पार्टी का नाम लूंगा तो आप लोग अपनी अपनी मजबूरियों में सिमट जाते हैं। आपकी मजबूरी में समझता हूं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। क्या भारत की दलीय राजनीति में आंतरिक लोकतंत्र कमजोर हो रहा है? रामनिवास जी, भाजपा का नाम लूंगा तो आपका उत्तर बिल्कुल पलट आएगा, मुझे पता है, इसलिए मैंने भारत बोला। रामनिवास जी। नहीं अमिताभ जी, ये स्पष्ट है कि पूरे देश में एक ही दल ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी, जिसमें लोकतंत्र है। अभी भाई साहब बोल रहे थे, माननीय मंत्री जी, कि जो है हमारे यहाँ खड़ा नहीं करते हैं, इनके वहां किसको खड़ा करेंगे? भाई पिताजी हैं, बेटे जी हैं, चाचा जी हैं, बहू जी हैं, पोते जी हैं, इसमें किसको खड़ा करके आप मीटिंग लेंगे? ये तो एक परिवार है और एक परिवार में एक मुखिया है, वही पूरी पार्टी चला रहा है। और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र है, इसका एक विश्व का पूरा विश्व का एक उदाहरण है कि ऐसा लोकतंत्र जो कि पूरी तरह से आरएसएस से गवर्न होता है। अभी आरएसएस जो है वो तय करता है इनके लोकतंत्र के अंदर में कि कौन जो है वो अध्यक्ष बनेगा, कौन जो है वो प्रधानमंत्री के उसमें होगा। तो लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और जैसे लोगों की क्लास ली जाएगी। क्या बात करते हैं? सभी धर्मों, सभी जाति के लोग हैं और को सभी विचारधाराओं के लोग दिया जा रहा, उनके फ्री फॉर ऑल हो गया हो तो बोलिए सलील बाबू। नहीं, मैं एक बात बोलूंगा, जो पारस बाबू ने एक बात कही, रामनिवासी एक मिनट, पारस बाबू ने एक बात कही, उस बात को मैं इंडोर्स कर दूं। मैं अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर कहता हूं, भाजपा ने राष्ट्रीय कार्य समिति में आडवाणी जी को इसलिए बोलने का अवसर नहीं दिया क्योंकि उसको ये था कि शायद आडवाणी जी वही सब कुछ नहीं बोलेंगे जो हम चाहते हैं। इतना बुजुर्ग आदमी जिसने 55 साल दे दिए, 5 बार देश की यात्रा की, 2 से लेकर सरकार तक बनवा दी, 2 सांसद थे भाजपा के, उस आदमी को आपने बोलने नहीं दिया और आप कह रहे हो आंतरिक लोकतंत्र सबसे ज्यादा है। सलील, ये बात समझ आ रही है क्या आपको? अमिताभ जी, एक मिनट, लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, मुरली मनोहर जोशी जी हैं, एक की बात थोड़ी है। मुरली मनोहर जोशी हैं, संजय जोशी हैं, कितने लोग इस प्रकार के हैं जो कि केवल एक व्यक्ति के कारण वो जो चाहा वैसे हुआ। और सारी की सारी बातें जो है वो आरएसएस से आती हैं, हम सब लोग जानते हैं। इसको मानने में पता नहीं क्यों इन लोगों को एक दिक्कत होती है कि जो भी इनके निर्णय वो आरएसएस के द्वारा किए जाते हैं, इसलिए आंतरिक किसी भी प्रकार के। रही बात 1999 में कांग्रेस पूरे देश में नहीं थी और यही जिस परिवार का आप नाम ले रहे हैं, विषम परिस्थितियों में सोनिया जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो है वो 2004 में पूरा इलेक्शन जीता। 2009 में सोनिया जी और राहुल जी के ही नेतृत्व में इलेक्शन जीता है। तो इसलिए परिवारवाद की बात ना कीजिए। परिवारवाद जो है वो बहुत लंबे अरसे तक ये खत्म हो गया था, उसके बाद भी जो है वो कांग्रेस की सरकार बनी है। ऐसा तो नहीं कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। 1999 की तमाम विषम परिस्थितियां थी। 2004 के शाइनिंग इंडिया को जो है धूल चटाई थी इसी सोनिया जी और राहुल जी। बाकियों के समय का भी अतिक्रमण नहीं करे। पर सलील, आपको कुछ बोलना है इसमें? जी, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जनरलाइजेशन की आप बात करेंगे तो हर एक पार्टी के अंदर जो लोकतंत्र है वो देश में जो लोकतंत्र है उसी का एक प्रतिबिंब है। पूरे देश में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है तो जाहिर सी बात है पार्टियों के अंदर भी हो ही रहा है। दोनों एक दूसरे के को परिलक्षित करते हैं।
हमारी पार्टी इस ट्रेंड को से लड़ने की कोशिश कर रही है और कोशिश कर रही है कि ऐसा ना हो। हम देश में भी लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, अपनी पार्टी में भी करना चाहते हैं। ये बात सब अभी ये बात सब बोल रहे हैं। रामनिवास जी ने कहा हमारे यहाँ सबसे ज्यादा लोकतंत्र, आपने कहा हिलाल भाई ने, सब लोग ये बोलेंगे। मैं एक पारसनाथ जी से भी इस पर एक कमेंट लूंगा। पारसनाथ जी, पार्टियों को हटा दे, क्योंकि पार्टियों में एक सीमा होती है बोलने की। क्या भारत की दलीय व्यवस्था में आंतरिक लोकतंत्र का दम घुट रहा है आज की तारीख में? मैं आपकी बातों का सम्मान करता हूं। ये हकीकत है, अकाट सत्य है कि देश के लोकतंत्र को बनाने वाले वो मनीषी और चिंतक जो आज हमारे आपके बीच में नहीं है, उनका एक सपना था कि आम आदमी की बात से हम इस देश को दुनिया का ताकतवर मुल्क बनाएंगे। लेकिन कहीं न कहीं हमारा ये जो ढांचा है वो कहीं न कहीं कमजोर इसलिए हो रहा है कि हम पद की लालच में और कुर्सी की लालच में हम अपने चरित्र को खोते चले जा रहे हैं। और इसी गिरावट के चलते आपकी बात से मैं ये सहमत हूं कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, लेकिन लोकतंत्र खत्म नहीं होगा, क्योंकि आने वाली जो हमारी औलादें, हमारी पीढ़ी है, वो बड़ी मजबूती के साथ संख्या बल के आधार पर ये एक दिन आएगा जब सब लोग इस बात को कहेंगे कि भ्रष्टाचार मिटना चाहिए। इसीलिए समाजवादियों ने कहा था कि जब तक इस धरती पर समाजवाद नहीं आएगा तब तक शांति और समृद्धि नहीं आएगी। इसलिए गिरावट जरूर आ रही है, लेकिन इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। और एक दिन इस नक्सलवाद, आतंकवाद और अपराध से लोग उब करके समाजवाद की तरफ जाएंगे। बिल्कुल पारसनाथ जी, ठीक, आपकी बात आई, आपकी बात है। मतलब रामनिवास जी जो है सफाई में जाके दम तोड़ देता है। पारसनाथ जी, सफाई में जाते जाते समाजवाद जो दम तोड़ देता है। अरे आप जो कह रहे हो वो जाके आप भी देखा हो कितना बड़ा समाजवाद। देखा है यादव जी, देखा है हमने। रामनिवास जी पहुंचते समाजवाद का दम निकलते देखा है। हिलाल भाई एक मिनट, रामनिवास जी वही सवाल, आप देर से आए इसलिए आपको दोबारा से अवसर देता हूं। एक छोटी सी टिप्पणी, क्या आपको सच में कभी दिल पे हाथ रख के नहीं लगता कि भारत की दलीय व्यवस्था में लोग, आंतरिक लोकतंत्र के फेफड़े जो हैं वो चोक हो रहे हैं? कभी नहीं महसूस होता? रात में सोते समय भी नहीं ऐसा एहसास आता कभी? अमिताभ जी, हम लोग ऐसे दल से हैं, आप देखिएगा कि ऐसा दल इस पूरे देश में नहीं है जिसमें सबको अपनी बात कहने का, सभी वर्गों को लेकर चलने का। अभी माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि देश में जो है आंतरिक लोकतंत्र कमजोर हो रहा। निश्चित रूप से जिस दल में है वहां पे लोकतंत्र है ही नहीं, तो इनको ही अच्छी जानकारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में पूर्णतया लोकतंत्र है, और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की बदौलत आज देश में मोदी जी की सरकार बनी है। और इस निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आज भी देश में सभी देशों के अपेक्षा भारत का लोकतंत्र सबसे मजबूत लोकतंत्र है। ठीक है, अमिताभ जी संपादक। रामनिवास जी की बात से शुरू करूंगा। सरकारें तो लोकतंत्र से ही, वोट से ही बनेगी। ये मोदी जी की सरकार हो या जवाहरलाल जी की सरकार रही हो, इसमें कोई अतिरिक्त क्रेडिट किसी को नहीं। जवाहरलाल जी की सरकार भी वैसी बनी, इंदिरा जी की भी वैसी बनी, बनती वो कोई दूसरा रास्ता ही नहीं, अपने मन से तो नहीं बना लेंगे सरकार। लेकिन पार्टी और सरकार लोकतंत्र से नहीं चल रही कहीं भी, न बिहार में, न तमिलनाडु में, न पश्चिम बंगाल में, न केंद्र में, न उत्तर प्रदेश में, न दिल्ली में, कहीं दिखता नहीं आंतरिक लोकतंत्र। कोई नहीं मानेगा, मानना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये जो मुझे समझ मिली, ये 25 साल में कहां से मिली? 25 साल का समय कोई बहुत कम भी नहीं होता रामनिवास भाई। और मैं, आप कह रहे हो भाजपा मेरी पार्टी, मेरी पार्टी। पहली बार मैं भाजपा को कवर करने गया था 89 में, तब से इस पार्टी को बहुत नजदीक से देख रहा हूं, तो थोड़ी बहुत समझ इसके बारे में मेरी है। दूसरी बात मैं कहूंगा, ये देश का सवाल था आज, व्यक्तियों का और पार्टियों का नहीं। व्यक्ति छोटे हैं, पार्टियां छोटी हैं। आंतरिक लोकतंत्र में कैसा होता है इसका एक उदाहरण दे दूं। सलील ने बहुत सारी बातें कही, इनकी पार्टी नहीं है, ये भी नए हैं। भारत के लोकतंत्र की गरिमा महिमा समझने में भी वक्त लगता है। अगर आपको समझना है कि आंतरिक लोकतंत्र किसको कहते हैं, तो एक काम करना सलील भाई, संविधान सभा की बहस को जरूर पढ़िए। भारत का सर्वोत्तम नेतृत्व उस सभा में था, जो सर्वोत्तम प्रतिभा थी भारत की, हर वर्ग की, हर क्षेत्र की, वो वहां प्रतिनिधित्व दे रही थी।
कैसी कैसी बहस होती थी। जवाहरलाल जी को मुंह पर लोग उत्तर देते थे कि ये नहीं हो सकता, अंबेडकर की बात काट देते थे, पटेल का प्रस्ताव टर्न डाउन हो जाता था, राजेंद्र बाबू की बात छोटा सा आदमी खारिज कर देता था। 3-3 दिन एक कॉमा फुल स्टॉप पर बहस होती थी। उस मंथन से जो अमृत निकला वो भारत का संविधान है। किसी पार्टी की एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में रामनिवास जी पता नहीं क्या है, मैंने देखा, एक अवसर सुनाई दूं, रामनिवास जी को भी समझ आएगा कि आंतरिक लोग अयोध्या में ढांचा जब गिर गया तो सीनियर आडवाणी जी वगैरह गिरफ्तार हो गए, मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी, अशोक सिंघल, सब लोग। दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई पार्लियामेंट एनेक्सी में भारतीय जनता पार्टी की, भैरव सिंह शेखावत, सुंदर सिंह भंडारी, सिकंदर भट्ट, केवल रतन मलकानी, ये लोग उस बैठक में आए, अटल जी आए। उस बैठक से मैं गवाह हूं, ये गूगल की खबर नहीं बता रहा, मैं गवाह, अटल जी को बैठक छोड़कर जाना पड़ा। पीछे सुंदर सिंह भंडारी आए और भैरव सिंह आए, उनको मना के ले गए। बोले जी परिवार में ऐसा राय बनी है। उन्होंने कहा कौन सा परिवार है जिसके सदस्य में नहीं, कैसे राय बन गई? ये आंतरिक लोकतंत्र मैंने देखा है। इन बातों को छोड़ दे, हर पार्टी की वही स्थिति है, ये केवल एक पार्टी की नहीं। उदाहरण बताऊंगा तो हर पार्टी में 20 उदाहरण बता दूंगा। क्यों नहीं हम मानते हैं कि हां हम सबकी जिम्मेदारी है कि अगर अच्छी बात बोलने में क्या बुरी, विनम्रता से बोलिए। अगर यह कहना जरूरी हो कि हिंदुस्तान का शिक्षा मंत्री योग्य और पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो यह कहने में कोई गलत बात है क्या? यह मोदी जी के प्रति ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है क्या? नहीं। अमित शाह जी के प्रति असम्मान है? नहीं। जो भी भाजपा का कार्यकर्ता उसको बोलना चाहिए कि 12वीं पास बिटिया भारत की शिक्षा मंत्री नहीं बने, वो टूरिज्म मंत्री बने, सांस्कृतिक मंत्री बने, मुझे ऐतराज नहीं, लेकिन आप नहीं बोल सकते। यही लड़ाई है, मेरी लड़ाई यही है। ये बोलने का अधिकार कार्यकर्ता को होना है। रामनिवास जी मेरे शो का फॉर्मेट ये नहीं, आप नहीं बोले, ये अधिकार कार्यकर्ता के पास होना चाहिए। कार्यकर्ता के पास ये अधिकार नहीं रहा, बस यही तो मेरी लड़ाई है। आंतरिक तौर पर ही कहिए, और जिन भी लोगों को आंतरिक लोकतंत्र कैसा होता है समझना बाकी रहा हो, वो मेरा निवेदन है संविधान सभा की बहस जरूर पढ़ें। गूगल पर भी उपलब्ध होगी, मुझे है पता नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में सारे खंड उपस्थित हैं। मैंने पढ़े, मुझे चमत्कृत हो गया कि इसको कहते हैं लोकतंत्र। मन में खटास नहीं, रिश्तों में फर्क नहीं आया। यह नहीं कि अच्छा मेरी बात काट दी, अब इसको औकात बताता हूं, नहीं, ऐसा काम हुआ। आज कोई पार्टी सीने पे हाथ रख के बता दे कि उसकी कोर कमेटी की बैठक में विपक्ष मतलब असहमति वाले स्वर सुने जाते हो ढंग से। अब बल तो कोई बोलते ही नहीं, और जो बोल दे उसको बाउंसर मारते हैं, यह भी देख लिया। जो बोल दे उसको बाउंसर भी मारते हैं। यह भारतीय राजनीति का नया चेहरा है। इससे पहले कार्यकर्ता ही मारते थे, अब तो पेड बाउंसर मार रहे हैं कार्यकर्ताओं को। आंतरिक लोकतंत्र जिंदा रहेगा बाउंसर्स की उपस्थिति में? यह चिंता का विषय है, यह चुनौती का विषय है, यह हम सबके लिए चिंता का विषय है। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन भारत रहेगा, राजनीति रहेगी, समाज रहेगा। क्या पार्टी की बैठकों में बाउंसर तय करेंगे पार्टी की दिशा और दशा? यह अच्छा चलन नहीं है, इसको बंद कीजिए। क्योंकि भारत बड़ा है, यहां का लोकतंत्र बड़ा है, यहां की मर्यादा बड़ी है, हम लोग छोटे हैं। व्यक्ति का कोई बहुत महत्व नहीं, पार्टियों का भी कोई बहुत महत्व नहीं। एक समय में हिंदू महासभा बड़ी शक्ति थी, आज कहां है? पार्टियां भी आती जाती रहती हैं, लेकिन देश तो वही रहेगा ना। देश बचे, इसलिए आंतरिक लोकतंत्र जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामनिवास जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सलील जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नकवी साहब आपका, पारसनाथ यादव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिग बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।